होता है, पीछे की ओर होता है। ठीक है, चलिए। ध्यान का अभ्यास बताइएगा, ध्यान का जो है प्रभाव किस पर नहीं होता। ठीक है, यानी कि किस चीज को वो जो है नहीं बढ़ाता है। पहला हो गया ध्यान का अभ्यास क्या तनाव को घटाता है। ध्यान का अभ्यास क्या रक्तचाप को सामान्य करता है। ध्यान का अभ्यास क्या जो है रक्त शर्करा को सामान्य करता है और कार्टिसोल को बढ़ाता है। इनमें से क्या नहीं होगा? आंसर करेंगे विजय जी। ध्यान के अभ्यास जब हम करते हैं तो वो किस चीज को जो है बढ़ाता नहीं है। ठीक है, क्या एक बार होगा? दोबारा रिपीट करना। हाँ जी, ध्यान का निम्न में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है। ठीक है, जब हम ध्यान की क्रिया करते हैं तो उसमें से क्या उसके जो है बेनिफिट नहीं है। पहला, तनाव को घटाता है। दूसरा क्या बोला था मैंने? रक्तचाप को सामान्य करता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड प्रेशर है उसको। और एक बोला था रक्त शर्करा को ये सामान्य करता है और एक कार्टिसोल को बढ़ाता है। क्या कार्टिसोल को प्रभाव? बढ़ा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान जब हम करते हैं तो वो तनाव को कम करता ही है, रक्तचाप को भी सामान्य करता है, रक्त शर्करा को भी बैलेंस करने का काम करता है, कार्टिसोल को जो वो है घटाता है ना कि बढ़ाता है। ठीक है, चलिए, ओके। विकास जी, सूर्य नमस्कार मंत्र जो है रिपीट करें, सुनाएं। यस मैम। मैम हाँ ओम, जी। ओम सूर्याय नमः, ओम रवै नमः, नहीं, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अलकाय नमः और ओम भास्कराय नमः। हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। जब हम भुजंगासन करते हैं तब हमारा ध्यान कहाँ पर होता है, कौन से चक्र में होता है? बताएंगे? एक सेकेंड, आशा मैम। स्वादिष्टान चक्र पे ना, भुजंगासन करते हैं तब स्वादिष्ठान चक्र पे हमारा ध्यान रहता है। आवाज आया मेरा? ओके, और? और हाँ जी। हाँ, भुजंगासन में हम मंत्र मनते बोलते हैं वो हिरण्य गर्भाय नमः। इसका लाभ है मैम, एड्रिनल ग्रंथि पर हमारा प्रभाव, उसका प्रभाव होता है वो आसन का। और हमारे यूट्रस के लिए भी अच्छा है। और पाचन पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है और किडनी के लिए भी अच्छा है और बहुत लीवर के बढ़िया। लिए भी अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया आशा मैम। थैंक यू। ओके, एमएसआरटी का फुल फॉर्म बताइए विकास जी। हेलो मैम। हाँ जी, सुना भुजंगासन रही। में तो विशुद्धि चक्र पर ध्यान होता है ना? विशुद्धि चक्र में भी ध्यान होता है, और अगर हम सूर्य नमस्कार के उसमें देखें तो वहां पर हमारा जो ध्यान होगा वो स्वादिष्ठान चक्र पर होगा। ठीक है, सुना लीजिए। हेलो मैम। मैम आज्ञा हम चक्र पे होगा, सूर्य नमस्कार से समय आज्ञा चक्र पे होगा। नहीं नहीं, हम क्या है ना, वो भुजंगासन करते हैं ना, जब सूर्य नमस्कार करते हैं तब हमारा पेल्विक हम नीचे की तरफ तब पुश करते हैं। इसीलिए स्वादिष्ठान, हाँ, इसीलिए स्वादिष्ठान बोला है यहाँ पे। भुजंगासन में इफेक्ट हो जाता है वो स्वादिष्ठान चक्र पे ही इफेक्ट हो जाता है, हमारे नाभि चक्र पे नहीं, हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे इफेक्ट हो। सही है ना मैम? हाँ जी, ठीक है। जब हम भुजंगासन करते, हम्म
देखिए वैसे तो हम 3 चक्रों पर ध्यान लगा सकते हैं जब हम भुजंगासन करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्वादिष्ठान चक्र बोला गया है, ठीक है? क्योंकि हमारा सिर ऊपर की ओर होता है, आकाश की ओर हम देखते हैं, है ना? दृष्टि हमारी उधर होती है, तो हाँ, आज्ञा चक्र पर भी, विशुद्धि चक्र पर भी हमारा ध्यान हो सकता है। अनाहत चक्र पर भी हम ध्यान लगाते हैं क्योंकि चेस्ट ओपन होता है, लेकिन मोस्ट रूप से जो है हमारा वहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान होगा, ठीक है? क्योंकि जो मैम है ये हमारा किस टेक्स्ट के अनुसार, मैम आप ये किस टेक्स्ट के अनुसार बोल रही हैं? हुँ? स्वादिष्ठान चक्र मैम आप जो बता रही हैं ये किसका रेफरेंस लेके बता रही हैं? क्योंकि हाँ, मैंने आसन स्वामी प्राणायाम। सत्यानंद जो मैं स्वामी सत्यानंद ने सूर्य नमस्कार की बुक ली है उसमें तो आज्ञा चक्र बताया है। ओके, आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन की बुक देखिएगा, उसमें जो है वहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र बताया गया है, ठीक है? शरद जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है। यस मैम। जी मैम अभी देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए। ओके, मैंने क्या पूछा था? एमएसआरटी का फुल फॉर्म, हाँ, यस मैम, विकास जी? ओके, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। ओके, किसके द्वारा दी गई है ये? मैम एस व्यासा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंतर्मौन की क्रिया कैसे करते हैं? भूमिका जी बताइए। यस मैम। हाँ जी, कितने इसके स्टेप 6 होते हैं? चरण, 6 स्टेप हैं। हुँ, पहले इंद्रियों की धारणाओं के बारे में जागरूक होते हैं, फिर सहज विचारों के बारे में जागरूक होते हैं, फिर हुँ, विचारों का निर्माण और निपटान करते हैं, फिर सहज विचारों की जागरूकता और निपटान करते हैं, फिर विचारहीनता आती है, हुँ, फिर मानसिक प्रतीकों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है क्या बताइएगा? चलिए, एक टॉपिक हमारा रह गया था, कौन सा? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। हाँ जी, किनका पढ़ने वाले हैं हम? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आचार्य श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, है ना? मैंने आप लोगों को बुक भेजा है, आप उसको देखकर उसमें से जो क्रिया विधि है वो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो लाभ है वो बताऊंगी, क्योंकि क्रिया विधि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही पूछा जाता है और ईजी है, ठीक है? तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, जो हम अपने प्रैक्टिकल में जो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं डेली, हम जो योग योग करते हैं उसमें ये सारी क्रियाएं करते हैं, तो आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो वो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, और जहाँ पर अगर समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो है उसके बेनिफिट देखेंगे और हमको क्या कहाँ पर ध्यान लगाना है ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है? तो हमारा ये जो है लास्ट टॉपिक था आचार्य श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें उन्होंने कुल 48 क्रियाएं बताई हैं, ठीक है? उनके द्वारा जो है 48 क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रियाओं का आरंभ कैसे करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्रियाओं का आरंभ हम जब करेंगे तो हम उच्चारण स्थल, जो हमारा उच्चारण स्थल है, और विशुद्धि चक्र की शुद्धि हमको सबसे पहले करना है, ठीक है? तो क्रियाओं का आरंभ हमको कैसे करना है? अपने उच्चारण स्थल पर ध्यान लगाना है और साथ ही साथ विशुद्धि चक्र की शुद्धि करनी है, ठीक है? वो कैसे होगा? तो वो हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं और अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है? उच्चारण स्थल जो हमारा है वहीं पर ही हमारे विशुद्धि चक्र, वहां पर हम ध्यान लगाएंगे और सामान्य जो है श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे, ठीक है? इसे ही कहा गया है उच्चारण स्थल पर ध्यान एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि। लाभ क्या होता है जब हम इस तरीके से क्रिया करते हैं?
तो वात पित्त कफ जो हमारे त्रिदोष हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। मज्जा मेद आदि दोष भी दूर होते हैं, यानी कि जो हमारे शक्त धातु हैं उनसे संबंधित भी अगर कोई दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। दूसरा, विचार करने की शक्ति जो है बढ़ती है, ठीक है, विचार करने की शक्ति बढ़ती है, एनर्जी जो है बढ़ने लगती है। तीसरा है कटु स्वर जो है वो मधुर हो जाता है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम अपने उच्चारण स्थल पर ध्यान लगा रहे हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, तो हमारा जो कटु स्वर होगा, ठीक है, या जैसे बोलते हैं ना कि आवाज बहुत भारी है, इसके स्वर में जो है मीठापन नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सुधार होने लगता है और स्वर जो है वो मधुर हो जाता है। खासकर जो संगीत की प्रैक्टिस करते हैं, जो म्यूजिशियन है, उनके लिए ये जो क्रिया है वो लाभदायक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि हम उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि से क्रियाओं का आरंभ करेंगे। अपने बॉडी पार्ट्स पर जो है ना ध्यान लगाते जाना, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर आते जाएगा वैसे वैसे इमेजिन करते जाइएगा। दूसरा आता है प्रार्थना। हम कोई भी अगर कुछ भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं या क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना बताया है। दूसरे क्रम में क्या करना है, खड़े होकर हृदय प्रदेश पर चित्त के एकाग्र होने तक दोनों हथेलियों को संपुट कर बलपूर्वक दबाकर रखना चाहिए। अब क्या करना है, दोनों हथेलियों को संपुट यानी कि दोनों हाथों को आपस में जोड़कर नमस्कार मुद्रा बनाकर अपने हृदय प्रदेश के पास रखना है, ठीक है, बलपूर्वक अपने हृदय प्रदेश को दबाना है। कब तक दबा कर रखना है, जब तक हमारा चित्त जो है एकाग्र ना हो जाए। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होने लगेगा धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को ढीला करते हुए वहां पर आरामदायक स्थिति में खड़े हो जाना है और प्रार्थना करना है, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होगा, तो मानसिक विकारों की निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। जो भी मानसिक विकार हैं, कुछ भी दोष हैं हमारे माइंड से रिलेटेड, वो दूर हो जाएंगे। दूसरा, मनोवाह नाड़ी की ऊर्ध्व गति होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाड़ी बताया गया है जिसे कहा जाता है मनोवाह नाड़ी, और इसका स्थान बताया गया है कहाँ, अनाहत चक्र में, यानी कि हमारे हृदय प्रदेश में, ठीक है। मनोवाह नाड़ी को क्या कहा गया है, वीर्य बहाने वाली नाड़ी, अर्थात जहां पर से अमृत का स्त्राव होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि अमृत का स्त्राव कहाँ पर बताया गया, आज्ञा चक्र से, है ना, वहां पर होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वो जो अमृत बहाने वाली नाड़ी है वो कहाँ है, अनाहत चक्र में। तो उसकी ऊर्ध्व गति होने लगती है, यानी कि वो ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तीसरा, इष्ट अनुकंपा की प्राप्ति एवं अनेक रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान लगाते हैं, तो इष्ट की अनुकंपा यानी कि इष्ट की कृपा भी प्राप्त होने लगती है, भगवत कृपा जो है प्राप्त होने लगती है, और अनेक दोष जो हैं या रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। चौथा, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, परम शांति प्राप्त होती है और आत्म साक्षात्कार होने लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये इसके जो है 4 बेनिफिट बताए गए हैं। अब बुक पढ़ेंगे, वहां पर और भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पर लगा वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो मानसिक विकारों की निवृत्ति होती है, मनोवाह नाड़ी की ऊर्ध्व गति होती है, इष्ट अनुकंपा की प्राप्ति एवं अनेक दोष दूर हो जाते हैं, चित्त की एकाग्रता, परम शांति व आत्म साक्षात्कार में भी ये लाभदायक है। तो सबसे पहले हमको कौन सी क्रिया से प्रारंभ करना है, उच्चारण स्थल पर ध्यान लगाते हुए विशुद्धि चक्र की शुद्धि करनी है। दूसरा, फिर हमको प्रार्थना करना है। उसके बाद आते हैं तीसरा, यहाँ पर बताया गया है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया, ठीक है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, वहां पर हमको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। अब हम सिर से आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारी क्रियाएं स्टार्ट हो रही हैं। पहले पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, विशुद्धि चक्र से। अब हम उसके बाद हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद हम कहाँ पर अपनी ध्यान लगाएंगे, बुद्धि, यानी कि हमारी जो मस्तिष्क वाला एरिया है वहां पर हम ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्रिया यहाँ पर बताया गया बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। सिर को पूर्व रूप से पीछे की ओर झुकाएं। जब हम ग्रीवा शक्ति चालन करते हैं तो सबसे उसमें पहले क्या करते हैं, हम अप एंड डाउन करते हैं ना, तो पीछे की ओर सिर को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमको सिर को पीछे की ओर लेकर जाना है, यानी कि जो हमारा सहस्त्रार चक्र वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, वो जहाँ पर बोलते हैं ना हमारी शिखा होती, चोटी होती है, ठीक है, वहां पर उसको हमको कहाँ पर लगाना है, अपने ग्रीवा के पीछे वाले भाग पर, यानी कि पीठ पर लगा देना है, ठीक है। ध्यान कहाँ होगा हमारा, शिखा मंडल में।
और क्या करना है, नासारंध्र से यानी कि हमारी नासिका से लोहार की धौकनी की भांति बलपूर्वक श्वास प्रश्वास करना है। ठीक है, वेग पूर्वक हमको श्वास प्रश्वास की गति करना है। ठीक है, सिर को पीछे की ओर ले जाकर रखना है, झुकाए रखना है, शिखा मंडल में ध्यान लगाना है और नासिका से लोहार की धौकनी की भांति हमको बलपूर्वक श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। तो इससे क्या लाभ होगा, बुद्धिमंद यानी कि जो बुद्धि मंद हो जाती है, ठीक है, विस्मृति, विक्षेप, संशय आदि दोष दूर होते हैं। बुद्धि तत्व की विशुद्धि होती है, यानी कि जो बुद्धि तत्व है हमारा उसकी शुद्धि होती है, धृति शक्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, और सद बुद्धि प्रदान करने वाली ये क्रिया है। ठीक है, तो बुद्धिमान, विस्मृति, विस्मृति यानी कि जैसे कि याददाश्त चले जाता है, विक्षेप होना, पागलपन होना, ठीक है, या किसी प्रकार का भ्रम हो जाता है, तो वो सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं जब बुद्धि या धृति शक्ति विकासक क्रिया की जाती है। तो ठीक है, तो इसको जो है आप नाम याद करते जाइए और कहाँ कहाँ पर ध्यान लगाना है इसको अपने इमेजिन करते जाइए अपने बॉडी पार्ट्स पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, चौथे नंबर पर। ठीक है, इस पे क्या करना है, पृथ्वी पर नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े होकर ग्रीवा समावस्था में ही रहे। ठीक है, अब हमको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, खड़े रहना है, अपने सिर को भी सीधा रखना है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं वो किधर होगी, भूमि की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला ना पृथ्वी पर नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े हो, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है। ठीक है, पूरी बॉडी हमारे समावस्था में, स्थिर अवस्था में रहेगी और उसके बाद हमारी दृष्टि जो होगी वो कहाँ पर होगी, भूमि पर होगी। ध्यान हमारा कहाँ होगा, ब्रह्मरंध्र पर। ठीक है, ब्रह्मरंध्र को जो है आप जब योग राजोपनिषद पढ़ेंगे वहां पर दशम द्वार बोला गया वहां पर। ठीक है, यानी कि सहस्त्रार बिंदु पर हमारा ध्यान होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। इसके लाभ क्या है, तो वही जो हमने धृति शक्ति विकासक में देखा था वही यहाँ पर भी है। पागलपन, भ्रांति, विस्मृति, उन्माद आदि दोष दूर होते हैं। मानसिक परिश्रम के थकान दूर कर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। जो लोग माइंड से ज्यादा वर्क करते हैं, बोलते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो है माइंड से कार्य अधिक करते हैं और एक शरीर से। तो जो मानसिक परिश्रम करता है, तो मानसिक परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करता है और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरा, स्मरण शक्ति विकसित करता है, नाम ही है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया है ना, इसलिए स्मरण शक्ति को भी ये विकसित करेगा। ठीक है, याद करने की जो शक्ति होती है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। करना कैसे है इसको, इसमें क्या करना है, अपने जो ठुड्डी है, जो हमारा चिन्ह है, उसको किससे लगाकर रखना है, कंठकूप से लगाकर खड़े रहें। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है और अपने चिन्ह को कंठकूप से लगाकर रखना है, जैसे कि हम जालंधर बंद करते हैं उसी तरीके से। ध्यान हमको गले के पीछे की ओर, जो गड़ीले वाले स्थान होते हैं, यानी कि जो हमारा मेधा चक्र होता है, वहां पर हमको ध्यान लगाकर रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेधा शक्ति विकास क्रिया। लाभ क्या है, कफ दोषों का निवारण करता है, क्योंकि हम यहाँ पर चिन्ह को लॉक कर रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र पर भी एक प्रकार से हमारा ध्यान वो हो रहा है ना, तो कफ दोषों का निवारण करता है। परम प्रेम व आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है और प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है। ठीक है, तो कफ दोषों का निवारण करती है, परम प्रेम व आकर्षण शक्ति की प्राप्ति कराती है और प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है। तो ये हो गया हमारा मेधा शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, तो ऊपर की जो पंच क्रियाएं हैं, यानी कि जो 1 से 5 तक की क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रिया बताइए नाम आप लोग जल्दी से, क्या क्या देखा हमने। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी। सबसे पहले हम क्रियाओं का आरंभ देखें, उसके बाद प्रार्थना है, और बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, चौथा स्मरण शक्ति विकासक और पांचवा मेधा शक्ति विकासक। ठीक है, तो ये जो हमने 5 क्रियाएं देखी, जो ऊपर हमारा उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, फिर हमने प्रार्थना किया, फिर बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया देखा, स्मरण शक्ति विकासक और मेधा शक्ति विकासक। ठीक है, इन 5 क्रियाओं में हमारे जो श्वास की गति होगी वो कैसे होगी, बलपूर्वक हमको श्वास प्रश्वास की गति करना है। ठीक है, और इन पांचों में जो है मस्तिष्क की शुद्धि बताई गई है ना, जो भी हमने 5 क्रियाएं ऊपर देखी उसमें क्या बोला गया, मुख्य रूप से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। वात पित्त कफ जो है वो दोष दूर होते हैं, विस्मृति, विक्षेप, बुद्धिमंद आदि रोगों का कारण जो बनता है वो सबका नाश करती है।
ठीक है, ऊपर की 5 जो क्रियाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। मैम ये हाँ थोड़ा बुद्धिगत धृति शक्ति विकासक स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, सिटिंग कैसा है ये इसमें? ये जितने भी हमारी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है ये सब हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में ही है। अच्छा ठीक है, लास्ट जब हम पढ़ेंगे हमारा एक आएगा पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया है। एक सेकंड, कौन सी शक्ति, जानु शक्ति या फिर पिंडली शक्ति, वहां पर उसकी 2 क्रियाएं बताई गई हैं, जिसको एक हम करेंगे चेयर पोज में। ठीक है, आधा थोड़ा सा हम बैठे रहेंगे, बाकी जितने भी हमारे पूरे आसन है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही है। ठीक है आसन मैम? यस यस यस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं। अभी आप लोग नाम याद करते जाइए, ठीक है, उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे आपको इजीली जो है याद हो जाएगा, खासकर जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कि हाँ अब इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप लोग को वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। अभी तक के हमने मस्तिष्क का देखा, अब मस्तिष्क से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारा क्या आता है, नेत्र वाला एरिया आता है ना। तो अब हम देखेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, उपनिषद ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। क्या करना है, इस पे दृष्टि हमको कहाँ रखनी है, भ्रूमध्य दृष्टि रखनी है, और निर्मेष यानी कि बिना पलक झपकाए एक स्थिर दृष्टि रखनी है। ठीक है, और जब तक नेत्रों में थकान प्रतीत ना हो या अश्रुपात ना हो, है ना, तब तक हमको जो है आंखें बंद नहीं करनी है। जैसे ही अश्रुपात होने लगे, होने वाला हो, उसके पहले ही हमको क्या कर लेना है, अपने नेत्र को बंद कर लेना है। या फिर नेत्रों में थकान सी होने लगी, जब हम थकान फील करने लगे तब भी हमको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है। ठीक है, तो आरंभिक क्रम में इसे 5 मिनट तक करना है। ठीक है, एक स्थिर दृष्टि रखनी है, किसी भी लक्ष्य को आप जो है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। ठीक है, फिर दृष्टि भ्रूमध्य रखनी है, और भूमध्य रखने के बाद बिना पलक झपकाए उस लक्ष्य को देखना है। लक्ष्य को देखने के बाद अगर आपको थकान सी लगती है, कि अब लगता है कि आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए, तो कर लीजिए। या फिर जब आपका अश्रुपात होने लगे, यानी कि आंख से आंसू बहने वाला हो, उसके पहले ही आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ठीक है, प्रारंभिक समय में आपको इसे 5 मिनट तक करना है। लाभ क्या बताया गया है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, गिद्ध दृष्टि प्राप्त होती है, और एक कहा गया है कि सोने की पेटी के समान भी इसे जो है क्या सुरक्षित रखना चाहिए। और 40 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो चश्मा है वो उतर जाता है। ठीक है, जिस किसी को भी अगर चश्मा लग गया हो या प्रारंभिक स्थिति हो, तो वो अगर 40 दिन तक कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो उसके चश्मे भी उतर जाते हैं, यानी कि नेत्र ज्योति बढ़ रही है ना, तो स्वाभाविक बात है कि चश्मा उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के बाद हम आगे आते हैं कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। ठीक है, कपोल किसको बोला जाता है, बताइए। जो हमारा ये होता है ना, पेट को ना, क्या बोल रहे, पेट को ना, कपूर ना 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 ना, जो हमारा ये चिकबोन होता है ना, जहाँ पर मेकअप करते समय ये रूज वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कपोल। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर बताया गया है कि जो है इसमें कैसे कहा गया है, काकी मुद्रा करना है हमको। ठीक है, काकी मुद्रा करते हुए वायु का पान करना है, और हमारी जो 8 उंगलियां हैं, यानी कि दोनों हाथों की 4 उंगलियों को आपस में जोड़ लेना है, और अंगूठे से अपनी नासिका को बंद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपने जो 4 दोनों हाथों की 4 उंगलियां हैं, है ना, उनको आपस में जोड़ लिए तो 8 उंगली हो गई हमारी, और 2 अंगूठे है ना, उनसे नासिका को बंद करना है, और मुख को कौवे की चोंच की भांति कर वायु का पान करना है। ठीक है, आप लोग ये देखिएगा, कपोल शक्तिवर्धक क्रिया जो है आपको डायग्राम के साथ बुक में वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें काकी मुद्रा बनाते हुए वायु का पान करना है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। क्या लाभ है इसके, तो लाभ देखते हैं, कपोल पर लालिमा और दांतों की पुष्टि होती है। ठीक है, कपोल पर यानी कि जो हमारा गाल वाला एरिया है वहां पर लालिमा आने लगती है, दांतों की पुष्टि होती है, यानी कि दांत जो है वो पुष्ट होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं, पायरिया पीप आदि की जो समस्या है वो दूर होने लगती है,
और मुहासे या फुंसियां नहीं आते हैं। ठीक है, तो मुहासे या फिर पिंपल वगैरह है वो भी नहीं आते हैं जब हम इस क्रिया को करते हैं। तो साथ ही साथ मुख से दुर्गंध समाप्त हो जाता है, चेहरे पर कांति आने लगती है, आकर्षण बढ़ने लगता है, पिचके तथा झुर्रियां पड़े गाल भी भर जाते हैं। ठीक है, जिनके गालों में बहुत ज्यादा झुर्रियां आ गई हो या जो थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना पतला सा गाल दिखता है, तो वो भी जो है क्या होता है धीरे धीरे भरने लगता है जब हम इस क्रिया को करते हैं। कौन सी क्रिया? कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। क्या करना है? तो हमको अपने दोनों अंगूठों से नासिका को दबाना है और बाकी की उंगलियों को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, और काकी मुद्रा करते हुए मुख से वायु का पान करना है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। नेक्स्ट आता है कर्ण शक्ति वर्धक क्रिया। अब हम कपोल है ना, नेत्र देखें, फिर कपोल देखें और फिर कान की ओर गए, तो कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया कैसे करते हैं? षडमुखी मुद्रा लगानी है। ठीक है, षडमुखी मुद्रा लगाकर हम कौन सा प्राणायाम करते हैं? भ्रामरी। भ्रामरी। हाँ जी, वैसे ही षडमुखी मुद्रा लगानी है और काकी मुद्रा करते हुए वायु का पान करना है। फिर क्या करना है? जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद लगाने के बाद हमको जितने हमारी कैपेसिटी है उतना कुंभक करना है और उसके बाद नासिका से वायु को बाहर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? हमको षडमुखी मुद्रा लगानी है, यानी कि अपने दोनों अंगूठे से अपने कान को बंद करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों पर रखना है। ठीक है, फिर अपने जो मिडिल फिंगर है उसको नासिका पर रखना है और अपने दोनों यानी कि जो अनामिका है और जो लास्ट वाली लिटिल फिंगर है उसको अपने मुख के पास रखना है। ठीक है, इस तरीके से षडमुखी मुद्रा लगानी है। फिर काकी मुद्रा करते हुए वायु का पान करेंगे। वायु का पान कर लिया, उसके बाद जालंधर बंद लगा देंगे। जालंधर बंद लगाने के बाद यथाशक्ति होल्ड करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे नासिका से वायु को बाहर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। लाभ क्या बताए गए हैं? कर्ण से संबंधित दोष दूर होते हैं, जो भी कानों से संबंधित रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। श्रवण शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सुनने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। बहरापन दूर होगा। अविकसित कर्ण रंध्रों की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ठीक है, जिनको बचपन से ही सुनाई नहीं देता या जिनकी कानों की शक्ति विकसित नहीं हो पाई है तो वो शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी। कौन सी क्रिया करने पर? कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करने पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। जी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ग्रीवा शक्ति। ठीक है, आंख, आंख से कपोल, कपोल से कर्ण, कर्ण से अब हम आ गए अपनी ग्रीवा पर, है ना, यानी कि गर्दन वाले एरिया पर। ग्रीवा शक्ति विकासक, इसकी जो है 3 क्रियाएं बताई गई हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 1, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 3। इस प्रकार से इसके 3 पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमको करना क्या है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 1 में क्या करने के लिए कहा गया है? ग्रीवा को ढीला कर दाई बाई ओर झटका दे, यानी कि ठीक है अपने ग्रीवा को क्या करना है? अपने गर्दन को ढीला करना है और पहले झटके के साथ दाई ओर मोड़े और फिर बाई ओर मोड़े। इस प्रकार से हमको 10 बार करना है। जैसे हम ग्रीवा शक्ति चालन करते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं? पहले श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड जाइए। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए वापस अपने सेंटर पॉइंट पर आइए। फिर श्वास भरते हुए दाई साइड जाइए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस अपने सेंटर पॉइंट पर आइए। इस तरीके से क्या करना है? दाएं और बाएं ओर उनको झटके के साथ मोड़ना है, 10 बार करना है। फिर ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2 यानी कि ख में क्या बोला गया है? पूर्व स्थिति में खड़े हो, ग्रीवा को झटके से आगे पीछे ले जाए, यानी कि ऊपर और नीचे करें। ठीक है, अप एंड डाउन करना है। यहाँ पर आगे पीछे दिया गया है, पहले हम ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से हमको करना है। उसके बाद क्या करना है? तीसरी क्रिया में क्या बोला गया है? ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर, यानी कि अपना जो चिन्ह है उसको कहाँ लगाना है? कंठकूप से लगाना है और गले को बाईं ओर से वृत्ताकार घुमाकर पूर्व स्थिति में ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने चिन्ह को लॉक करेंगे, यानी कि कंठकूप में लगाएंगे और फिर धीरे धीरे गले को बाईं ओर वृत्ताकार घुमाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना है और फिर से उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, नॉर्मल हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज पहले, उसके बाद एंटी क्लॉक कराते हैं, लेकिन इसमें पहले एंटी क्लॉक और फिर क्लॉकवाइज कराना है। 5 टाइम इसको रिपीट करना है। ठीक है,
तो 3 यहाँ पर बताया गया है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में हमको क्या करना है, झटके के साथ दाईं ओर और बाईं ओर घुमाना है ना, दाएं और बाएं मोड़ना है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2 में हमको क्या करना, आगे पीछे करना है, यानी कि अप एंड डाउन करना है। ठीक है, एक बार ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, फिर दूसरी बार नीचे की ओर जब जाएंगे तो भूमि की ओर देखेंगे। फिर ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 3 में क्या करना है, अपने चिन्ह को कंठकूप से लगाना है और फिर गले को बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है पूरा, और उसके बाद फिर दाईं ओर पूरा रोटेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लाभ यहाँ पर क्या बताया गया, और इसमें बोला गया है एक क्रिया और बोली गई है, उज्जाई प्राणायाम करते हुए अर्थात उज्जाई के समान दोनों नासिका से श्वास भरें छोड़ें, जिससे गले की सारी नसें दिखाई देने लगे। श्वास खींचे, पेट फूले, है ना, जब हम श्वास खींचेंगे तो पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे तो पेट चिपकेगा यानी कि भीतर की ओर जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये क्रिया कर रहे हो, जो हमारी तीसरी क्रिया है ना, जब हम गले को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तब हमको उज्जाई के समान नासिका से श्वास भरना है और छोड़ना है। जब हम श्वास लें तो इस तरीके से श्वास लें कि हमारे जो गले की सारी नसें हैं वो दिखाई देने लगे। ठीक है, और जब श्वास भरे तो हमारा पूरा जो पेट है उधर वो वायु से पूरी तरीके से भर जाए, और जब श्वास छोड़े तो पेट पूरे तरीके से अंदर हो जाए। 25 टाइम इस क्रिया को करनी है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या है, घेंघा रोग, टॉन्सिल, तुतलापन आदि गले से संबंधित जो भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, ग्वाइटर हो गया, टॉन्सिल बढ़ने की समस्या हो जाती है, जो ठीक से बोल नहीं पाते, है ना, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। में क्या करना होगा, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया किया, फिर मेधा शक्ति को बढ़ाया। मेधा शक्ति के बाद हम आ गए नेत्र शक्ति पर। नेत्र शक्ति के बाद हमने अपने कपोल की लालिमा बढ़ाई, यानी कि कपोल शक्तिवर्धक किया। कपोल शक्तिवर्धक करने के बाद कानों की शक्ति बढ़ानी थी तो कर्ण शक्तिवर्धक कर लिया, है ना। उसके बाद हम आ गए कहाँ पर, ग्रीवा पर आ गए, और ग्रीवा पर करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ, स्कंध की ओर। ठीक है, जो हमारा शोल्डर वाला एरिया है, हाथों की ओर बढ़ रहे हैं। तो हाथ से संबंधित अब यौगिक सूक्ष्म व्यायाम देखते हैं। यहाँ पर जो है पहला हमारा हो जाएगा स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। क्या करना है, इसमें भुजाओं को कड़ा करके बलपूर्वक ऊपर और नीचे करके, जो है मतलब यहाँ पर क्या करना है, अपने भुजाओं को थोड़ा सा कड़ा कर देना है ना, एकदम लूज नहीं छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, बलपूर्वक अपने शोल्डर को ऊपर नीचे उठाना है, यानी कि स्कंध को ऊपर और नीचे करना है, जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं। भस्त्रिका में क्या करते हैं, हमारे हाथ ऊपर और नीचे जाते हैं, है ना, तो हाथ ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, केवल शोल्डर ऊपर और नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। डायग्राम आप लोग देखिएगा बुक पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। इसमें क्या करना है, झटके के साथ हाथों को वक्ष स्थल के सामने लेकर आना है, यानी कि झटके के साथ। भस्त्रिका जब हम करते हैं ना तो 2 प्रकार से करते हैं, हाथों को एक बार ऊपर लेकर जाते हैं और एक बार सामने की ओर लेकर जाते हैं। तो उसी तरीके से इसको करना है, भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद शक्ति में अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करना है, और भुजबंध शक्ति विकासक में अपने हाथों को वक्ष स्थल के सामने लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। फिर नेक्स्ट आता है कोहनी शक्ति विकासक क्रिया, और उसके बाद है भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, तो ये आप लोग नाम इसको याद रखिएगा, ओके, और इसके बेनिफिट याद रखिएगा। भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया में इसके जो है 3 तरीके से बताए गए हैं करने के लिए। पहले क्या करना है, क क्रिया में दाएं हाथ को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, पहले दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है, जैसे हम ताड़ासन में क्या करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो इसमें क्या करना है, भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया क में दाई हाथ को केवल ऊपर और नीचे लेकर आना है।
उसके बाद क्रिया ख में क्या करना है, बाएं हाथ को ऊपर और नीचे करना है। फिर उसके बाद दोनों हाथ को एक साथ ऊपर और नीचे करना है। ठीक है, जब हम सामान्य पीटी करते तो अपने हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाथों से संबंधित कौन कौन सा, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया, भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया, कोहनी शक्ति विकासक क्रिया और भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। जब हम इन हाथों का अभ्यास करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, 10,000 मन वायु में जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति हाथों में आ जाती है। ठीक है, 10,000 मन, 10,000 मन, ये मन जो है मेजरमेंट करने वाली इकाई है। ठीक है, तो 10,000 मन वायु में जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति हाथों में आ जाती है। दूसरा, भुजबल्ली सुंदर, यानी कि जो हमारा भुजा होता है वो सुंदर, सुडौल और पुष्ट होता है। साथ ही साथ हाथों में जो है कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बेनिफिट बताए गए हैं। 10,000 मन वायु में जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति हाथों में आ जाती है और जो भुजाएं हैं वो सुंदर, सुडौल और पुष्ट होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। ये सब हाथों से संबंधित है, ये आप लोग नाम बस याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया जिसमें हम अपने कलाई को रोटेट वगैरह करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया, यानी कि हमारे जो हथेलियों से संबंधित है। ठीक है, करतल शक्ति विकासक क्रिया, कर पृष्ठ यानी कि हाथ का पीछे वाला भाग और करतल यानी कि हमारा हाथ हथेली वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया और करतल शक्ति विकासक क्रिया। फिर आता है अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया जिसमें हम अपने अंगुलियों को खींचने का कार्य करते हैं, है ना, अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाथों से संबंधित क्रियाएं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या क्या देखा? हाँ, क्या क्या देखा हमने, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। एक हो गया स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया, भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया, फिर आता है कोहनी शक्ति विकासक क्रिया और भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, फिर पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, करपृष्ठ शक्ति विकासक, करतल शक्ति और अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया और अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। अंगुली मूल जहां पर से हमारी उंगलियां जो है स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वो हो गया अंगुली मूल। और अंगुली शक्ति विकासक जिसमें हम पूरी उंगलियों को स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना, खींचते हैं। ठीक है, वो हो गया अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया 21 क्रियाएं। उसके बाद देखते हैं हृदय से संबंधित 2 क्रियाएं बताई गई हैं। कौन कौन से? वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 1, वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमको अपने वक्ष स्थल पर जो है ध्यान लगानी होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या क्या बताए गए हैं, तो हृदय से संबंधित दोष दूर होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हम अपने हृदय पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हृदय से संबंधित दोष दूर होंगे, भुजाओं को बल प्राप्त होता है। ठीक है, हृदय में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। निरंतर अभ्यास से राजयक्षमा, दमा, खांसी तथा कफ रोग दूर होते हैं। ये राजयक्षमा कौन सा रोग है? पता है किसी को राजयक्षमा? नो मैम। टीबी, ठीक है, तपेदिक, हाँ जी, क्योंकि टीबी को ही बोला जाता है राजयक्षमा, ये ध्यान रखिएगा। जीवन पर्यंत रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी नहीं होती है जब हम वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं। जैसे हम हस्तोत्थान क्रिया करते हैं ना, हस्तोत्थान आसन क्रिया, उसमें क्या करते हैं, हमारा हाथ, आधा हाथ जो है ऊपर की ओर और थोड़ा सा पीछे की ओर झुका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे कमर साइड से जो है पूरे तरीके से झुक जाते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। जब हम इस तरीके से क्रिया करते हैं तो जो रीढ़ की हड्डी है वो कभी भी टेढ़ी नहीं होती है। ठीक है,
और जब निरंतर अभ्यास करेंगे, अभ्यास दृढ़ होगा तो राज्य यक्ष्मा, दमा, खांसी तथा कफ रोग दूर हो जाते हैं और हृदय से संबंधित दोष आदि जो है वो भी दूर हो जाते हैं तथा हृदय में नवीन ऊर्जा का विकास होता है। इसकी विशेषता क्या बताई गई है? मानव शरीर के दोनों फेफड़ों में लगभग 7.5 करोड़ छिद्र होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य का शरीर है यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारे फेफड़े होते हैं, तो दोनों फेफड़ों में कितने छिद्र बताए गए हैं? 7.5 करोड़ छिद्र होते हैं बोले हैं, जिनमें प्रतिक्षण प्राण वायु का संचार होता रहता है। प्रति श्वास प्रश्वास द्वारा 24 घंटे में 272 मन रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, जब इस क्रिया को करेंगे तो यानी कि 24 घंटे में जो क्या होगा, कितना रक्त शुद्ध होता है? 272 मन रक्त जो है वो शुद्ध होता है। और स्वस्थ व्यक्ति के दिन रात में 21,600 श्वास चलते हैं, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, उसके कितने श्वास चलते हैं? तो 21,600 श्वास चलते हैं। और इसी 21,600 श्वास जो है इसी में ही हमको क्या करने के लिए कहा गया है? अजपा जप। जब आप योग उपनिषद पढ़ेंगे वहां पर आएगा। ठीक है, अजपा जप को जो है 21,600 बार करने के लिए कहा गया, बताया गया है। तो वो हमारे श्वास पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कौन सा हमने देखा क्रिया? हृदय से वक्ष स्थल शक्ति विकास क्रिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कौन सा था? 23 और 22 और 23 नंबर का है ना। अब नेक्स्ट आते हैं उदर से संबंधित। ठीक है, भुजाओं से देखा, भुजाओं के बाद हम अपने हृदय प्रदेश पर आए और हृदय प्रदेश के बाद हम अपने कहाँ पर आएंगे? उदर की ओर आएंगे। ठीक है, तो अब उदर शक्ति विकासक क्रिया है ना, इसके जो है कुल 10 क्रियाएं बताई गई हैं, यानी कि उदर शक्ति विकासक क्रिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 क्रियाएं हैं इसकी। ठीक है, तो उसमें से पहली एक क्रिया जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, अजगरी क्रिया। जो उदर शक्ति विकासक क्रिया 1 है उसको अजगरी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग नाम कि जो पहली क्रिया है उसको अजगरी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करना होता है? अजगर की भांति दोनों नासिका से श्वास भर कर उदर को फुलाएं। क्या करना है? अजगर की भांति, जैसे अजगर जो है श्वास लेता और छोड़ता है उसी प्रकार से हमको दोनों नासिका से श्वास भरना है ना। उदर को पूरे तरीके से वायु से भर लेना है और उसको फुलाकर रखना है, यथाशक्ति होल्ड करना है और फिर वायु को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। ठीक है, जैसे हम उड्डयन बंद में करते हैं। उड्डयन बंद में हम क्या करते हैं? सबसे पहले वायु लेते हैं और पूरे तरीके से वायु को बाहर छोड़ देते हैं और बाहर छोड़ने के बाद हम उड्डयन बंद लगा लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी हमको करना है, क्या करना है? दोनों नासिका से श्वास भरना है, पूरे तरीके से उदर को फुलाकर रख लेना है वायु से, उसके बाद यथाशक्ति होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, इस क्रिया को बार बार दोहराना है। तो 1 से 4 तक की जो क्रिया है यानी कि उदर शक्ति विकासक क्रिया 1 2 3 4 है ना, और 6 और 7, इन सब में जो है ना सेम प्रोसेस होगा कि दोनों नासिका से श्वास को भरना है, उदर को फुलाना है, यथाशक्ति होल्ड करना और फिर वायु को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस कौन कौन सी क्रिया में होगा? 1 से 4 तक के, और फिर बाद में 5 छूट जाएगा, 6 और 7 क्रिया में जो है सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद 5वीं जो क्रिया होगी यानी कि उदर शक्ति विकासक क्रिया 5, उसमें क्या करना होगा? काकी मुद्रा करना होगा। ठीक है, काकी मुद्रा करके वायु का पान करना है और फिर अपने ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है, यानी कि जालंधर बंद लगाना है, कुंभक करना है और रेचक कर देना है। ठीक है, और जब हम रेचक करेंगे तो श्वास के शब्द जो है कानों में ना सुनाई दे, इस तरीके से हमको रेचक करना है। ठीक है, तो उधर से संबंधित यहाँ पर जो क्रियाएं बताई गई हैं 10 बताई गई हैं, जिसमें से पहली क्रिया को अजगरी क्रिया कहा गया है। इसमें क्या करना है? सामान्य रूप से हमको श्वास को भरना है, पेट फुलाना है, यथाशक्ति होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रेचक कर देना है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस कौन सी क्रिया में होगी? 1 2 3 4 और 6 और 7 क्रिया में सेम प्रोसेस होगा। 5वीं क्रिया जो होगी उसमें हमको काकी मुद्रा लगाकर वायु का पान करना है, चिन लॉक करना है यानी कि जालंधर बंद लगाना है, होल्ड करना है और रेचक कर देना है। और जब हम रेचक करें तो श्वास के जो छोड़ने के जो शब्द होंगे वो हमारे कानों में ना सुनाई दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा क्रिया आ जाएगा? 8वां नंबर का क्रिया। 8वां नंबर की क्रिया में क्या करना है हमको? बाहें कुंभक लगाना है। बाहें कुंभक करते हुए पेट को शीघ्रता पूर्वक फुलाना और पिचकाना है। ठीक है, और श्वास को न भीतर जाने देना है और न बाहर। बाहें कुंभक करते हैं तो हम क्या करते हैं?
श्वास को हमको अंदर नहीं जाने देना होता, और जब हम अंतः कुंभक करते होते हैं तो क्या करना होता है, भीतर नहीं जाने देना होता। ठीक है, तो बाह्य कुंभक करते हुए पेट को शीघ्रता से फुलाना और पिचकाना है, यानी कि फुलाना है और फिर अंदर करना है। ठीक है, इस तरीके से हम 8वीं क्रिया में करेंगे। और फिर यहाँ पर बताया गया है 8वीं और 9वीं क्रिया। 9वीं क्रिया में भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, बाएं कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वायु को क्या करना है, ग्रहण कर लेना है। 10वीं क्रिया में उड्डयन बंध लगाना है। उड्डयन बंध लगाएं, तत्पश्चात हमको 9वीं क्रिया करनी है। ठीक है, तो पहली क्रिया कौन सी बताई गई है, अजगरी क्रिया, है ना। अजगरी क्रिया में क्या करना है, हमको उड्डयन बंध की भांति श्वास को अंदर बाहर करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा हमारा 1 से 4 तक और 6-7 क्रिया, है ना। फिर उसके बाद 5वीं क्रिया में हमको काकी मुद्रा लगाकर वायु का पान करना है। 8वीं क्रिया में हमको बाएं कुंभक लगाकर करना है वायु का पान, है ना। और फिर 10वीं क्रिया में उड्डयन बंध लगाकर 9वीं क्रिया करनी है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखते जाना है, ज्यादा अंदर हमको जाना नहीं है डीप में। ऊपर ऊपर से पूछते हैं, नाम पूछते हैं और उसके बेनिफिट पूछते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बेनिफिट में पेट से संबंधित दोष दूर होते हैं और कुंडली जागरण में ये सहायक है। उदर शक्ति विकासक क्रिया। ओके है। नेक्स्ट आते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया यहाँ जो है 5 क्रियाएं बताई गई हैं। ठीक है, हृदय से संबंधित कितनी क्रियाएं बताई गई हैं, 2 क्रिया। उदर से संबंधित कितनी क्रियाएं बताई हैं, 10 क्रिया। ठीक है, और कटी शक्ति विकासक यानी कि हमारे कमर से संबंधित टोटल यहाँ पर 5 क्रियाएं बताई हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, शो हो रहा है ना आप लोगों को, 38 फिर 39 में मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया बताई गई है ना, यानी कि वहां पर मूलाधार चक्र की शुद्धि करना है। तो वो क्या करता है, मधुमेह, बवासीर आदि जो असाध्य रोग हैं वो सब दूर करता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, फिर 40 नंबर पर उपस्थ तथा स्वादिष्ठान शुद्धि क्रिया बताई गई, दोनों के लगभग सेम ही बेनिफिट है। फिर 41 में कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया, तो कुंडली शक्ति जागृत करता है, ये आप लोग नाम बस याद रखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं 42 और 43, इसमें जो है जंगा से संबंधित यानी कि जंगा शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, थाइस पर आ गए हम, है ना, तो थाई से रिलेटेड जो है 2 क्रियाएं बताई गई हैं, जंगा शक्ति विकासक क्रिया 1 और जंगा शक्ति विकासक क्रिया 2। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, जंगा शक्ति विकासक जो दूसरी वाली क्रिया है उसको चेयर पोज पर करना है। ये देखिए, जो चेयर पोज की हम बात कर रहे थे ना, चेयर पोज में बैठकर दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाकर रखना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारी जंगा शक्ति विकासक क्रिया, है ना। और पहली वाली क्रिया में सामान्य श्वास प्रश्वास करना है, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और जो हमारे थाई मसल्स हैं वो पुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट बताए गए हैं। ये हो गया 42 और 43। फिर 44 पर आते हैं जानु शक्ति, थाई पर आए, अब किस पर आ जाएंगे हम, घुटने पर आ जाएंगे, है ना। तो जानु शक्ति विकासक क्रिया, इससे क्या होता है, गठिया रोग दूर होता है, ब्लड फ्लो सही तरीके से होता है और फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए लाभदायक बताया गया है जानु शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है पिंडली शक्ति विकासक क्रिया, इससे जो हमारी पिंडलियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं, पिंडलियां यानी कि जो हमारे काफ मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जो है नाम बस याद रखेंगे। ओके, तो 44 जानु शक्ति विकासक क्रिया, 45 पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। जानु शक्ति में हमारे जो है घुटने स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ जो आर्थराइटिस है वो दूर होता है, ब्लड फ्लो सही से होता है ना। पिंडली शक्ति में जो है काफ मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसमें भी ब्लड का फ्लो जो है सही तरीके से होने लगता है। फिर नेक्स्ट आता है 46 जो है पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया, इसकी जो है 2 क्रियाएं बताई गई हैं, क और ख करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब हम क वाली क्रिया करेंगे तो इसमें क्या होता है, शरीर का भार जो होता है वो पूरे पंजे पर होता है। ठीक है, पंजे पर रखते हुए शरीर को स्प्रिंग की भांति ऊपर और नीचे हिलाना है, यानी कि इसमें थोड़ा सा जंप करना है ना।
पंजे पर पूरे शरीर का भार होगा, यानी पंजे पर खड़े हो जाएंगे और अपने शरीर को अप एंड डाउन करना है। एड़ी और पंजे आपस में क्या हो, मिले हुए हो, इस तरीके से। ये हमारे एड़ी हो गए और ये पंजे इस तरीके से आपस में मिले हुए होने चाहिए। ठीक है। फिर ख क्रिया में क्या बोला गया, पंजे के बल शरीर को सीधा रखकर जितना ऊपर कूद सके ऊपर कूदना है और नीचे आते समय पंजों के बल पर ही खड़े हो जाना है। ठीक है। इस पे भी शरीर का पूरा भार किस पर होगा, पंजे पर ही होगा। और जितना आप कूद सके ऊपर, है ना, जितने ऊपर आप छलांग लगा सके उतना आपको छलांग लगाना है। ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, तो इसमें भी पिंडलियां पुष्ट होंगी और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में जो साधक है वो सक्षम होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 47, गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास क्रिया और पाद अंगुली शक्ति विकास क्रिया। ठीक है। जब हम पवन मुक्तासन की क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट जो होता है क्रिया क्या होता है कि हम अपने उंगलियों पर ध्यान लगाते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, उनको स्ट्रेचिंग देते हैं। सेम क्रिया वही इसमें करनी है। ठीक है। अपने गुल्फ को रोटेट करते हैं, है ना, आगे पीछे करते हैं, तो वही क्रिया जो है यहाँ पर बताई गई है। इस तरीके से इनके जो 48 क्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर आगे यौगिक स्थूल व्यायाम भी बताया है। अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम देखा था और ये स्थूल रूप से है। इसमें जो है 5 क्रियाएं हैं, रेखा गति, हृदय गति, उत्कुर्दन, ऊर्ध्व गति और सर्वांग पुष्टि। नाम याद रखिएगा, करते कैसे। रेखा गति क्या करता है, इसकी बेनिफिट है मन की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता और शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है। जब हम ये अभ्यास हमारा दृढ़ होता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो सर्कस आता है तो उसमें कैसे जो है रस्सी पर चलते हैं, देखा है ना आप लोगों ने कि नहीं देखा है, जो देखा है मैम। है ना, देखा करतब है। दिखाते हैं तो वो लोग एक सीधी रस्सी पर चलते हैं, है ना। तो जब इस तरीके से रेखा गति करते हैं ना, इसमें भी वही होता है। रेखा गति यानी कि पैरों को पहले परस्पर सामान्य रूप से रखते हैं और फिर एक के बाद एक इसमें आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। जब आप लोग बुक में देखेंगे वहां पर बताया गया है। तो जब इस तरीके से हमारा इसमें अभ्यास दृढ़ होता है तो एक प्रकार से हम रस्सी पर भी चल सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। क्या 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 होता है इससे, मन की एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, चित्त प्रसन्न रहता है और शरीर जो है बैलेंस करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है। शरीर को बैलेंस करने की एनर्जी हमें आ जाती है। दूसरा यहाँ पर बताया गया हृदय गति। हृदय गति को जो है इंजन दौड़ भी कहा जाता है। इसको जो है स्वामी जी ने यहाँ पर जो सामान्य मानव जन है उनको समझाने के लिए इसको जो है इंजन दौड़ नाम इन्होंने दिया है। ठीक है। इससे क्या होता है, शरीर जो है स्वस्थ होता है, हृदय बलशाली होता है, लंग्स भी जो है हमारा स्ट्रांग होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि पहले तो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, फिर अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हैं और अपने हाथों को ऊपर की ओर लाते हैं, यानी कि अपने हृदय प्रदेश की ओर लेकर आते हैं। और जैसे हम अपने हृदय प्रदेश की ओर लेकर आएंगे, अगर हम लेफ्ट साइड के हैंड को हृदय प्रदेश की ओर लेकर आ रहे हैं तो उसी तरीके से हमारा जो है लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा और अपने जो हिप रीजन है उसको टच करेगा। ठीक है। फिर दूसरे साइड से दाएं हाथ को उठाकर करते हुए लेकर आ रहे हैं तो दायां पैर पीछे की ओर जाएगा और अपने हिप रीजन को टच करेगा। ठीक है। इस तरीके से ये क्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है, हृदय जो है स्ट्रांग होता है और हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उत्कुर्दन, जंपिंग क्रिया बोलते हैं। जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है, लंबाई इससे बढ़ती है, जो हाइट है शरीर की वो बढ़ने लगती है, पैरों में शक्ति आती है, वक्षस्थल चौड़ा होता है, जो चेस्ट रीजन है वो चौड़ा होता है और कुंडली जागृत होता है। जो इसमें पुलिस वगैरह विभाग में जाना चाहते हैं, आर्मी वगैरह में, उनके लिए ये बेनिफिट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति इसमें क्या करते हैं, हाथ पैर जो है वो मजबूत होता है और आंतरिक बल की प्राप्ति होती है। ओके। फिर नेक्स्ट आता है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि में क्या करते हैं, पूरे शरीर से लेकर यानी कि पैर से लेकर करते हुए हाथों को पूरा ऐसे शरीर के ऊपर से घुमाकर किया जाता है सर्वांग पुष्टि। इससे क्या होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, शरीर पुष्ट होता है ना। टीबी रोग के लिए भी ये लाभदायक है और कमर के जो पुराने दर्द हैं वो भी दूर हो जाते हैं जब हम सर्वांग पुष्टि क्रिया करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं सर्वांग पुष्टि, कोई बताएगा, किसी ने किया है सर्वांग पुष्टि क्रिया? बहुत इजी है, बताइए।
नहीं किया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, सर्वांग पुष्टि क्या करते हैं? दोनों पैरों के बीच गैप करते हैं। जैसे हम त्रिकोणासन करते हैं तो दोनों पैरों के बीच गैप करते हैं ना, उसी तरीके से करते हैं। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को पकड़कर, ठीक है, यानी कि अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ेंगे और धीरे से अपने राइट साइड के पैर से वो करते मूवमेंट हुए, करना। टर्न करते हुए, हाँ मूवमेंट करते हुए, रोटेट करते हुए पूरा ऊपर उठते हुए अपने शरीर के ऊपर से लेकर दूसरे यानी कि लेफ्ट साइड के पैर तक आएंगे। ये होगा हमारा एक चक्र। इसको ही बोलते हैं हम सर्वांग पुष्टि, जो कि अभी जैसे मैं बुक बैठ के हम ओपन चक्की करूंगी। आसन करते हैं वैसे ही है। हाँ जी, जैसे हम बैठ के चक्की आसन करते हैं ना, वो बैठ के हाँ होता चक्की है। आसन, हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक ये है। खड़े होके होता है। ये क्रिया जो है खड़े होकर की जाती है। अपने पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हुए पूरा रोटेट करते हुए अपने लेफ्ट साइड आएंगे, फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए रोटेट करते हुए राइट साइड तक आएंगे। ठीक है, अभी मैं बुक ओपन करूंगी, देखेंगे अपन। तो ये हो गया यौगिक स्थूल व्यायाम, जिसमें 5 उन्होंने क्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सी? रेखा गति, हृदय गति, उत्तकोर्धन गति और ऊर्ध्व गति, और 5वां है सर्वांग पुष्टि। ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा और इसके बेनिफिट क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट षटकर्म, ये तो आप सभी जानते हैं। कुंजल गजकर्णी है ना, यहाँ पर कुंजल को गजकर्णी कहा गया है। और उसके बाद नेति, नेति जो है मातंगिनी यहाँ पर कहा गया है। 4 टाइप इसके बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति। ठीक है, ये पूछा जाता है, एक बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेति को यहाँ पर मातंगिनी भी कहा गया। 4 टाइप इसके। सूत्र नेति, सूत्र नेति की लंबाई 1 से 2 अंगुल बताई गई है ना। और 40 नंबर का यूज करना है। ठीक है, 40 नंबर का जो सूत्र आता है वो यूज कर सकते हैं। और कागासन में बैठना है। और हाँ, यहाँ पर दोनों नासिका में एक साथ सूत्र डालने के लिए कहा गया है, अलग अलग। ठीक है, मतलब एक नासिका में सूत्र और दूसरी नासिका में दूसरा सूत्र, यानी कि 2 सूत्र यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जल नीति को भी यहाँ पर कागासन में करने के लिए बोला गया है। बाल पकना व झड़ना बंद हो जाता है। दुग्ध नीति कैसे करते हैं? तो जैसे कि हमारा जल नीति का पॉट होता है वैसे ही पॉट लेना है, उसमें दूध भरा हुआ होगा। एक नासिका को बंद करना है, मुख को ऊपर करना है और दूध का पान करना है, यानी कि जैसे नाक से डालेंगे और फिर मुख से उसको धीरे धीरे पीना है। ठीक है, जैसे दुग्ध नीति करते हैं वैसे ही घृत नीति भी किया जाता है। उसके बाद फिर आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती को यहाँ पर 4 से 8 अंगुल चौड़ा लेने के लिए बोला गया है, 15 हाथ लंबा बोला गया है। ठीक है, और इस क्रिया के बाद कौन सी क्रिया करने के लिए कहा गया है? नौली क्रिया करने के लिए कहा गया है, दोनों ओर से। फिर आता है दंड धोती। दंड धोती में यहाँ पर जो है कच्चे सूत की अनामिका उंगली के बराबर जो है मोटी 3 लड़ी की एक रस्सी लेनी है, बोला गया है। ठीक है, अनामिका उंगली बराबर, यानी कि अनामिका उंगली हमारी जितनी मोटी है या चौड़ी है, जिस प्रकार से, उसके अनुसार जो है 3 लड़ी की एक रस्सी लेंगे और लंबाई 3 + 4 अंगुल हो, बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं नौली। नौली में जो है दोनों तरफ से करने के लिए कहा गया, वाम और दक्षिण नौली। ठीक है, उसके बाद वस्ती क्रिया यहाँ पर बताया गया है। वस्ती क्रिया में ये मुख्य इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया है कि इस क्रिया के मध्य व अंत में मयूरासन करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप मयूरासन नहीं करते हैं तो यह क्रिया अधूरी रहेगी, बोला गया है, पूरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी पानी वगैरह है या जो भी मल है वो मयूरासन के थ्रू पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है, और अगर आप मयूरासन नहीं करेंगे तो वो चीजें जो है अंदर ही रह जाएगी। इसलिए इस क्रिया के मध्य व अंत में मयूरासन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसमें जो है 25 प्रकार के प्रमेय, गुल्म, प्लीहा इत्यादि दोष जो है दूर हो जाते हैं। उसके बाद त्राटक बताया गया, तो त्राटक जो है ग्रंथ के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे हठयोगिक टेक्स्ट में बताया गया वैसे ही करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये आप जो है नाम वगैरह इसको याद रखेंगे मेन रूप से कि क्या क्या बोला गया है। क्लियर है ये यस मैम। पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, और आप लोग बुक भी पढ़िएगा ताकि आप लोग को जो क्रिया विधि है वो याद हो जाए, है ना। इजी है, आप जब उसे देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये चीजें नहीं जानते हैं। आप डेली रूटीन में उसको करते ही हैं, जो हम नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो उसमें आता ही है। ठीक है, चलिए।
ओके, सर्वांग पुष्टि की बात कर रही थी मैं। ये देखिए रेखा गति, पिक्चर दिख रही है ना इसमें? यस इस मैम। तरीके से रेखा की भांति है ना, एक लाइन पर चल रहे हैं। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा हृदय गति, जन दौड़, इस तरीके से करना है। ये उत्कर्दन हो गया, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए क्या करना है, जमीन से आप जितना ऊपर उठ सके उतना उठना है। ये हो गया ऊर्ध्व गति। ठीक है, ये पोजीशन रहेगी। एक हाथ थोड़ा सा नीचे अपने शोल्डर के बराबर और एक हाथ पूरे इस तरीके से सीधे रहेगा। ये वाला हाथ पूरा सीधा है और ये थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्व गति। और फिर ये आते हैं हम सर्वांग पुष्टि। क्या कर रहे हैं, दोनों पैरों के बीच गैप किए हुए हैं, ये अपने जो है दाएं साइड से मुड़ रहे हैं, है ना। इस तरीके से पूरा रोटेट करते हुए हमें इस साइड तक आना है और फिर से यहाँ से वापस इस साइड तक जाना है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है फिनिश होता है ना। यानी कि यूनिट 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।